पहली बात तो धन्यवाद कि ब्रदर्स भी सब बिजनेस में हैं, तो मैंने भी यही चीज़ थी कि भाई अपने खुद का काम करना है, तो प्रैक्टिस चालू किया। 96 से मैं प्रैक्टिस में हूँ। ग्रेस ऑफ गॉड हमारी 3 ब्रांचेज हैं, 5 पार्टनर्स हैं हम, और आज के टाइम पे सीए प्रैक्टिस में हम 45 से 50 आदमी का हमारा स्टाफ है, इंक्लूडिंग दिल्ली और सूरत ब्रांच। अभी इसके बाद अभी वी विल अभी रही बात स्ट्रगल की, तो मेरा एक कंसेप्ट है। मैं बहुत छोटे परिवार से हूँ, मैंने हमेशा मेरा दिमाग हमेशा सेल्फ डेवलपमेंट में लगा है, और मैं स्ट्रगल को कभी समझता नहीं हूँ, बिकॉज देयर इज़ नो स्ट्रगल। यदि हमने कोई लाइन चुनी है और उस लाइन में जो मेहनत करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी, वो कोई स्ट्रगल नहीं होता है। कि यदि किसी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक कुल्ली यदि अपनी लाइन कुल्ली चुनता है तो उसको तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि उसको डेली वो उतना वजन मिले ताकि वो अपने परिवार का खर्चा चला सके। तो लेकिन जैसे आपने बताया स्ट्रगल को आप नहीं मानते हैं, जो लाइन आपने चुनी उसमें स्ट्रगल नहीं होता है, वो आपको मेहनत होती है, वो आपकी जो करनी होती है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और होती है भाई, राजस्थान जैसे आप जैसे बताए जिक्र किया, छोटे से गांव से निकल के आप मुंबई में आए, आपने यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी की, फिर आपने एमबीए भी किया, फिर आप नौकरी भी किया, फिर एक अपना खुद का फर्म भी शुरू किया। तो इस दरमियान कहीं आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ें घटनाएँ आपके साथ हुई है जो आपको राजस्थान की तरफ वापस लेके जाने की मूड में रही हो? देखो, एक चीज़ बताता हूँ, राजस्थान में मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो एक सरप्राइज चीज़ है लोगों को यहाँ वाले के लिए कि मैं एवरी डे 30 किलोमीटर पैदल चलता था, ठिमोली से मंडावा, और बाद में कॉलेज भी जाना होता था मुकनगढ़ तक। तो वो डेली में वॉकिंग करके चलता था। अब रही बात आपने कहा कि ये दुरियान मेरा राजस्थान जाने का कभी है, तो मैं ये एक बात बता देता हूँ कि जब भी कोई भी राजस्थानी बाहर बिजनेस सेट करता है वो वहाँ से हमेशा जुड़ा रहता है। अब वो जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता, ये उसकी कंडीशन पे डिपेंड है। मेरी तो इवन मेरा बिजनेस का तो मूड राजस्थान में शुरू से ही था, जिसी के कारण हमने मंडावा में होलसेल का बिजनेस किया था जो आज मेरे बड़े भाई संभालते हैं। तो मेरा तो जुड़ाव हमेशा ही था। अब इस दौरान ऐसा है कि आप बोलते हो कि मेरा तो ऐसा जुड़ा हुआ है कि मेरे मदर फादर ब्रदर्स सिस्टर्स मोस्टली राजस्थान में ही हैं, तो मेरा जुड़ाव तो हमेशा ही रहा है। एक्सेप्शनल सिचुएशंस में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जो मतलब खून में बिजनेस है उनमें। तो यदि राजस्थान में जुड़ के यदि बिजनेस सेट करना है तो एवरी टाइम राजस्थान, मेरे हिसाब से एवरी राजस्थानी के दिमाग में आता होगा जो हर टाइम पे राजस्थान जा कर के वो बिजनेस सेट करने की कोशिश करते होंगे। जब आपने कहा भाई आप तो राजस्थान से काफ़ी लगाव, पहले भी बिजनेस आपने राजस्थान में किए हुए भाई साहब संभाल रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जब संघर्ष स्ट्रगल का समय था आपके यहाँ पे, जब अपने आप को साबित करना था, उस दौरान कहीं ऐसी घटना हुई कि नहीं आपको जो चीज़ें थी दिमाग में कभी नहीं बॉम्बे जैसे बड़े शहर में रहने से अच्छा आप राजस्थान में भी कुछ अपना फर्म का वगैरह चालू करके वहीं रह ले? सर सोचा बहुत बार था, क्योंकि यहाँ पे छोटे घर होते हैं जो अपन बड़े घरों से आते हैं, वहाँ पे बड़ी हवेली, जैसे गांव में हमारी बड़ी हवेली है, यहाँ एकदम छोटे घर होते हैं। यहाँ हमारे को ट्रेन में हमारे एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे पहले स्कूल में थे तो अपने को सज़ा मिलती थी कि हाथ खड़ा किया जाए। अभी यहाँ तो ट्रेन में 1.5 घंटा सुबह 1.5 घंटा शाम को हाथ खड़े करके रहने पड़ते हैं। तो ये दौरान है ना, हमेशा ये चीज़ घटती रहती थी कि हम राजस्थान जाएं और वहाँ की अच्छी हवा फ्रेश फूड खाएं। तो ये मेरा तो हमेशा ही दिमाग में रहा है। और अभी तो ग्रेस ऑफ गॉड हम बिजनेस ये रिटेल सेक्टर्स में राजस्थान में सेटअप भी करना जा रहे हैं, तो मेरा जो सपना था वो पूरा भी होने जा रहा है। लेकिन जब आपका सपना पूरा होने जा रहा है, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट व्यक्ति रिटेल सेक्टर में जब आता है तो क्या हम सोच सकते हैं भाई उसको कैसे उस चीज़ का नॉलेज हो कि कोई अकाउंटेंसी के अंदर दिन भर रहने वाला व्यक्ति कैसे दाल चीनी या कोई अन्य चीज़ों के बारे में जानेगा? सर एक चीज़ तो ऐसा है कि मैंने जब भी मैं पैदा हुआ था तो किराने की दुकान थी। मैं तो मतलब मेरा ग्रेजुएशन तक 14 साल किराने की दुकान में बिताया है। तो वो किराने की दुकान के अंदर
क्वालिटी है या किराने की दुकान में कहाँ से माल आता है, कौन से खेत में खेत में कैसे फार्मिंग होती है, खुद के खेत थे, तो ये तो पैदाइशी खून में है, तो उसमें तो कोई इसे है नहीं क्वालिटी का पहचानने का या इस बिज़नेस का। अभी ये चीज़ है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेशली एस्टेब्लिश चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनकी कोई ज़रूरत ना हो, एक मतलब ज़रूरत ना हो, तो वो आदमी इस लाइन में क्यों आए। उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि ये जो रिटेल सेक्टर है, रिटेल सेक्टर में ये एक माहौल पैदा हो गया था और हकीकत भी है कि बड़ा आदमी ही आ सकता है, छोटा आदमी ये इस टाइप का बिजनेस नहीं कर सकता है, चाहे वो दमानी हो, चाहे अमानी हो, चाहे वो आपका बिग बाजार हो, जब भी बड़ा आदमी को ही ये लाइन में आ सकता है। तो मैंने ये प्रूव करने की कोशिश की है, और जो ग्रेस ऑफ गॉड हम सक्सेस भी होते जा रहे हैं कि छोटा आदमी भी ये बिजनेस कर सकता है, बशर्ते बाकी सब छोटे आदमी ये छोटे आदमी के साथ जुड़े और इनका सपोर्ट करें। ये आरमार्ट जो आपने जो शुरू किया वो कब शुरू किया है, क्या कंपनी है जो आपके कार्य करती है, गाँव तक कैसे अपनी पकड़ बना रहे हैं आप लोग? सर आरमार्ट ऐसा है, ये कंपनी है, उसका नाम है B2B कमोडिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। इसमें हम मतलब टीम के साथ आए हैं, इसमें 7-8 आदमी हम खुद हैं, उसमें ऑनरशिप में भी 2-3 पर्सन्स हैं, और प्लस बाकी टीम हमने बनाई है, स्पेशलाइज एवरी पर्सन की एक्सपर्टाइज है। उसमें मेरे एक ब्रदर भी हैं मिस्टर लालकृष्ण शर्मा, एक हमारे पार्टनर है मिस्टर अजीत, और पवन शर्मा, मतलब सुनील पारीक, ऐसे पूरी टीम है जो हर एक एरिया में अपनी अपनी एक्सपर्टाइज रखती है, चाहे वो मार्केटिंग एरिया हो, चाहे वो सोर्सिंग हो, चाहे वो फाइनेंसिंग हो, और स्पेशली ग्रेस ऑफ गॉड बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट MBA फाइनेंस साइड एंड कॉस्ट साइड को मैनेजमेंट करने के लिए मैं हूँ। तो ये चीज़ में कोई एक प्रॉब्लम होगी नहीं हमारे को। लेकिन राजस्थान की जो 2 कंपनियां जिसे हम कहते हैं राजस्थानी लोगों की कंपनियां है, बिग बाजार को कह सकते हैं, फ्यूचर ग्रुप है या डी-मार्ट का है, तो तीसरी कंपनी जब डेवलप हो रही है राजस्थान के अंदर, तो एक आपको लगता नहीं इतने बड़े जो आपने कहा बड़े लोगों का बिजनेस, तो बड़े लोगों के बिजनेस में कहीं आपको लगता है कि टक्कर या कंपटीशन के अंदर आप दौरान उतर रहे हैं उसमें? सर मेरा उन लोगों से कोई कंपटीशन नहीं है, बिकॉज उनका कंसेप्ट और मेरा कंसेप्ट बहुत ही डिफरेंट है। वो जो भी जे बिग बाजार हो, चाहे आपका दमानी जी हो, डी-मार्ट हो, उनका बिजनेस कंसेप्ट है वो अपनी कंपनी बनाई है और वो अपने को ग्रोथ करना है। मेरा बिजनेस कंसेप्ट है कि मैं सब लोगों को मिल करके साथ में एक ग्रोथ करेंगे, जिसका वी ग्रो मॉडल बोलते हैं। मेरा विचार ये है, ये क्यों दिमाग में आया, हमारा ये 2 कंसेप्ट हैं, एक B2B है, B2C है। B2C है उसमें ये आरमार्ट प्रोजेक्ट्स है, जहाँ पे डिपार्टमेंट स्टोर है, विच ऑनलाइन है, इवन ऑफलाइन है। ऑफलाइन पर्टिकुलर स्टोर्स हैं और ऑनलाइन है वो डायरेक्टली डिलीवरी एट होम है। B2B बिजनेस है जहां हम मटेरियल सप्लाई करते हैं अदर दुकानों को। तो मेरा ये विचार में क्यों ये दिमाग लगाया यहाँ पे कि राजस्थान, अभी आपने बोला तीसरी कंपनी बनने जा रही है, तीसरी कंपनी 100% बनेगी, बट मैं दोनों को कंपटीटर नहीं समझता हूँ, क्योंकि बिजनेस में कोई कंपटीशन नहीं होता है। बिजनेस में अपनी क्वालिटी होती है, अपनी एक्सपर्टाइज होती है। मेरा कहना तो है ज़िंदगी में यदि ग्रोथ करना है तो कंपटीशन हमेशा खुद से करो। मैंने ये सीखा है भाग मिल्खा भाग से। भाग मिल्खा भाग में उन्होंने एक ही एग्जाम्पल बोलता है कि हमेशा अपना रिकॉर्ड तोड़ते जाओ, अपने आप दूसरों के आगे आप पहुंच जाओगे। तो मेरे को तो हमेशा अपना रिकॉर्ड तोड़ना है, मेरे को इन दोनों से कंपटीशंस में कोई मतलब नहीं है। दूसरी, इनका मॉडल और मेरा मॉडल डिफरेंट है। मैं छोटी सिटीज़ हैं, टायर 2 टायर 3 गांव में डेवलपमेंट कर रहा हूं, ये टायर 1 में मेजर हैं, और ये हमेशा बड़े टाउनों में ही रह पाएंगे बिकॉज ये बड़े आदमी हैं, इनको खुद को डेवलपमेंट करना है, खुद की बड़ी कंपनीज हैं। बट मेरा है कि गांव के अंदर बैठा एक छोटा दुकानदार जो आज उनको सोर्सिंग, यदि 100 में से 50 आइटम तो वो लेके नहीं आ पाता है, बिकॉज वो वीक में एक दिन शहर जाता है, उस शहर में भी कुछ आइटम मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, कितने क्वालिटी मिलती है उनको, कितना प्राइसिंग मिलता है। तो मेरा एक विचार ये आया था कि ये जितने भी जैसे अपन राजस्थान के स्पेशली जैसे व्हेन वी टॉकिंग अबाउट कि राजस्थान टीवी से बात कर रहे हैं, तो अपन पहला प्रेफरेंस राजस्थान को ही देना चाहिए। राजस्थान में भी देखेंगे
तो अपने राजस्थान के अंदर मेरे दिमाग में जितना है कम से कम 20 से 25 लाख छोटे दुकानदार हैं। यदि उन दुकानदारों को अपन यदि पूरा सपोर्ट करके उनके डोर स्टॉप पे अपन कंपेटिटिव रेट पे अच्छी क्वालिटी दे सकें तो उनके लिए उससे बेटर कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ बॉम्बे बैठे हैं, हम इंपोर्ट कर सकते हैं, हम मतलब वहाँ से कहीं से भी माल लेके आ सकते हैं, मिल से माल लेके आ सकते हैं, अपन खुद का मिल भी डेवलप कर रहे हैं, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग डेवलप कर रहे हैं। तो हम उनको कंपेटिटिव प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी इवन ब्रांडेड प्रोडक्ट का भी यदि उनको दे सकें तो वो खुद ग्रो होंगे, उनकी सेल बढ़ेगी। गांव के आदमी को यदि 5 से 7% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है तो एक परिवार जो 5,000 से 7,000 रुपये पर महीने का परचेज करता है वो 300-400 रुपये यदि बचा सके मेरे कारण, तो इससे बढ़िया मेरे हिसाब से मेरा सोशल क्या हो सकता है। इसमें मैं तो इसको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलता हूँ कि इसमें मेरा सोशल भी हो जाता है और एक गाँव का एक राजस्थान का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही जैसे आपने बताया आप गांव तक अपनी पहचान बना रहे हैं, लेकिन ई कॉमर्स के अंदर काफ़ी बड़ी कंपनियां भी है, कॉर्पोरेट घराने भी इसमें घुसे हुए हैं और उनसे सस्ता बोलते हैं, वो खुद के अपने दावा करते हैं भी हमारे से सस्ता कोई नहीं है, अमेजन हो चाहे आप फ्लिपकार्ट हो। तो उस दौरान उनसे भी कहीं लगता है आपको उनसे भी कोई कंपटीशन आपका होगा? सर ऐसा कुछ नहीं है, जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो दावे बोलना अलग बात है, कोई भी सस्ता किसी का भी नहीं है। मैं आज यदि आप जाने जाओगे मेरे यहाँ पे, मैं बॉम्बे की बात करता हूँ, जो मेरे स्टोर में मैं 45 रुपये किलो शुगर बेच रहा हूँ जो M30 बढ़िया क्वालिटी। आज आप ऑनलाइन में चाहे अमेजन देख लेना, फ्लिपकार्ट देख लो, रिलायंस देख लो, इवन डीमार्ट देख लो, एक का भी आपको 47, 48, 49 के नीचे नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अपन उनसे सस्ता, अपन उनसे महंगा बेच रहे हैं। ये उनकी एक भ्रम पैदा किया है फॉरेन कंपनी मान लो या बड़ी कंपनीज ने कि वो हम सबसे सस्ता वही हैं, हमारे को सस्ता नहीं दे रहे। दूसरा, मेरा सस्ता करने का क्यों है भाई, ये B2B औरों से सस्ता क्यों दे सकती है? तो हमारा कंसेप्ट है, यदि आपने आर मार्ट देखा होगा तो आर मार्ट के अंदर सबसे लिखा है खेत से रसोई तक। मैं पूरा माल हर किसानों से ले रहा हूँ, मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ और मैं वो माल एंड यूजर तक दे रहा हूँ। तो मेरे से सस्ता ये लोग कभी भी नहीं बेच पाएंगे, ये गारंटी है मेरा। वो जो क्वालिटी मैं दूंगा। दूसरी चीज़ मैं यदि किसान से लेके आता हूँ तो नेचुरली राजस्थान के किसान मान लो, यूपी के किसान मान लो, हरियाणा मान लो, पंजाब मान लो, इवन साउथ के किसान मान लो, यदि डायरेक्ट किसानों से आती है तो प्योरिटी एंड क्वालिटी है वो 100% अच्छी ही रहती है। तो ये चीज़ें हैं कि ये इनसे मेरी कंपटीशन होगी, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ आपने कही मैम डायरेक्ट किसानों से हम लेते हैं, तो बड़ी कंपनियां भी डायरेक्ट किसानों से ही लेती है माल, लेकिन उसके दरमियान कई चीज़ें ऐसी भी होती है जो ब्रांडेड लोग यूज़ करते हैं, जैसे लाइबॉय हुआ या विम बार हुआ या और आइटम हुए, कुछ इलेक्ट्रिक आइटम हुए, कुछ कपड़े हुए जो ब्रांडेड लोग यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था रखते हो? सर उनमें भी हम डायरेक्ट कंपनी से हमने टाई अप किए हैं, तो डायरेक्ट कंपनी से हम माल लेंगे तो उसमें भी हमारे को एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। तो वो एडिशनल डिस्काउंट हम जितने भी ये दुकानदार हैं उनको यदि आज के दिन ब्रांडेड में 5%, 60% मिलता होगा तो मैं उसको 8, 9%, 10% डिस्काउंट दूंगा, क्योंकि मेरे को यदि 12%, 13% भी मिलेगा तो भी मेरे को 2-3% भी बचा के मैं यदि उनको मैक्सिमम पास ऑन करने की कोशिश करूंगा। तो ब्रांडेड आइटम को भी मैं, जितने भी ये छोटे अपने दुकानदार हैं उनको ब्रांडेड आइटम में भी मैं सस्ता दूंगा, आज वो परचेज कर रहे हैं उनसे। लेकिन जो आपने किसानों का जिक्र, डायरेक्ट किसानों से हम लोग माल लेते हैं, तो जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है जिसके पर लोग कहते हैं भाई बिचौलिए आ गए, बड़े बड़े व्यापारी इसके अंदर घुस गए, जिससे किसानों की जो आय है वो कम हो जाएगी या माल खपत कम हो जाएगी, तो क्या कारण आपको लगता है कि डायरेक्ट एक व्यापारी या जो मैन्युफैक्चर यूनिट है वो डायरेक्ट अगर किसान से माल लेती है तो जो ग्राहक है उसको क्या फ़ायदा होगा, वो किसानों को क्या फ़ायदा होगा? सर ऐसा है, ये जो बड़ी कंपनीज बोलते हैं उनमें और हमारे में डिफरेंस क्या है, हम किसानों से उतना ही माल लेंगे जितना माल हम पर बेच पाएंगे। ये लोग जो बाकी बड़ी कंपनी की जिन्होंने बात किया उनके पास में बड़े कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं, तो वो लोग होर्डिंग कर सकते हैं। अब होर्डिंग करना आता है, मोनोपोली आ सकती है। तो उनका जो फियर है किसानों का, रियल फियर जो किसानों का है
या अपन खुद किसान हैं तो अपने खुद का फियर होना भी चाहिए कि बड़ी कंपनी जिनके पास में बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं, जिनके पास ताकत है पैसों की, तो वो ऐसा ना करें कि किसान से पहली फसल में ही सारे किसानों का माल लेके और वो अपने वेयर हाउस में रख देवें, फिर अपने मनचाहे भाव में बेचें। तो ये डर जो पैदा है, वो डर के कारण किसान लोगों को ये तकलीफ हो रही है कि ये जो बड़ी कंपनी आएंगी उनके कारण उनको नेगेटिव होगा। हमारे में ऐसा पोजीशन नहीं है, क्योंकि हम कभी भी इतना होर्डिंग करेंगे नहीं। हम तो जितना माल बेच पाएंगे उतना किसानों से लेंगे, उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अपनी पैकिंग में करेंगे और एंड यूजर तक सप्लाई करेंगे। जब रिटेल चेन बड़े लेवल पर बनेगी, गांव तक आपकी पहचान बनेगी, तो कहीं ना कहीं जो खपत है वो बढ़ेगी नहीं आपकी भी? सर ऐसा है, फूड आइटम है जितने भी, जिसको अपन कंजम्पशन आइटम बोलते हैं, इनमें कंजम्पशन हमेशा सेम रहता है। आज भी वो आदमी उतना कंजम्पशन कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी कोई बढ़ेगी। मेरे और एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या होगा, एक तो उनको जो आज के टाइम पे सोटेक्स माल है या क्लीन माल मिल जाएगा, क्वालिटी थोड़ी बेटर मिल जाएगी, प्राइसिंग थोड़ी बेटर मिल जाएगी। बाकी कंजम्पशन उतना ही है आज और आगे भी उतना ही रहेगा। तो मेरे यहाँ से जो आज वो माल जो दूसरे आदमियों से लेके आ रहे हैं, जो उनको मार्जिन कम मिल रहा है, मेरे यहाँ से मार्जिन थोड़ा इम्प्रूव होगा और कंजम्पशन में कोई डिफरेंसेस होने वाला नहीं है उसमें। देखिए एक चीज़ और है, जो डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, जब राजस्थान के अंदर आप व्यापार को बढ़ा रहे हैं, तो जो डेवलपमेंट है वो राजस्थान से भी दूर रहा है, क्योंकि राजस्थान ने जो प्रवासी तौर पे बाहर आके उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया या एक वहाँ पे सेवा कार्य के रूप में डेवलपमेंट किया, लेकिन इंडस्ट्री डेवलपमेंट है या आपकी तरह कोई रिटेल चेन बड़े लेवल पर राजस्थान के अंदर नहीं घुसी जो गांव तक जा सके। तो इसके क्या कारण मानते हैं आप? सर राजस्थानी में ऐसा है, दो चीज़ हैं। एक तो राजस्थान के अंदर जो मतलब एम्प्लॉइज़ और वर्कर, ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान के आज यदि यूपी बिहार है और बाकी जगह यहाँ पे देखते हैं तो वहाँ से आदमी आके यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन राजस्थानी जो एम्प्लॉइज़ हैं वो उनका जो माइंड सेट है वो वहाँ पे काम करने का नहीं हो रहा है। यदि जिन दिन उन्होंने सोच लिया कि मैं यदि बॉम्बे जाके या दिल्ली जाके या कलकत्ता जाके मैं यदि काम करने की बजाय मैं यदि नेट सेविंग उससे यदि कम भी होता है तो मैं मेरे परिवार के साथ रह के अच्छी हवा खा के वहाँ काम करूँ और मेरा नेट सेविंग उतना ही हो। इवन मैं तो ये बोलता हूँ, यदि बॉम्बे में यदि एक आदमी आज ग्रेजुएशन करके आता है तो मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल सकता हूँ कि ग्रेजुएशन करके बॉम्बे से राजस्थान से बॉम्बे आता है, उनको 10 से 12 हज़ार के ऊपर बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ये हकीकत है। 10-12 हज़ार में उनका खर्चा भी पूरा नहीं होता है। वही आदमी यदि राजस्थान में कोई बिजनेस करे या सर्विस करे, हमारे जैसे के साथ में जुड़ के सर्विस करे या बिजनेस करे, तो वो वहाँ बैठ के 10 से 12 हज़ार रुपये कमा सकता है। तो ये माइंड सेट यदि उनका चेंज हुआ तो एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी उनकी, जो अपनी एम्प्लॉयमेंट या वर्किंग का प्रॉब्लम्स है। दूसरी प्रॉब्लम्स राजस्थान में है इंडस्ट्री डेवलपमेंट का। इंडस्ट्री डेवलपमेंट में ऐसा है, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो जिस इंडस्ट्री के लिए इन्वायरमेंट वहाँ पे नहीं होता, जैसे शुगर इंडस्ट्री है जो यूपी है, महाराष्ट्र है, साउथ है, यहाँ पे ये उनके फेवरेट है शुगर इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज गन्ना वहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गन्ना अपन उगा नहीं सकते। जितने भी अपन पढ़े लिखे आदमी हैं जो बाहर जाते हैं, जो जितने भी राजस्थानी हैं, वो स्पेशली जो न्यू जनरेशन है, वो यदि ये सोचे कि राजस्थान में गन्ना पैदा क्यों नहीं होता है, उसकी मिट्टी में क्या चीज़ को बदलाव लाया जाए जिससे अपन गन्ना भी पैदा कर सकते हैं, जिसके अंदर अपन ग्राउंड नट राजस्थान में बढ़िया से बढ़िया होता है, तो जितने आइटम मैक्सिमम अपन वहाँ कर सकें। जैसे कपड़े का है तो भिलवाड़ा बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। ये चीज़ें अपनी यदि शेखावटी एरिया में भी ये चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा नहीं हो नहीं सकता। बट अपनी जितने भी न्यू जनरेशन है उनको सोचना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं, अपने को करने की ज़रूरत है। तो ये इंडस्ट्री जो नेगेटिव इन्वायरमेंट या नेगेटिव थॉट है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है, राजस्थानी आदमी, जितने भी राजस्थानी बिजनेसमैन हैं, उनको एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे आपके, कि वो जो इंडस्ट्री यहाँ कर रहे हैं सेम इंडस्ट्रीज़ को यदि वो वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, क्यों नहीं हो सके, वो देखो और उसको करने की कोशिश करो।
तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि राजस्थान की ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि राजस्थान के अंदर इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो नहीं सकता है। गवर्नमेंट में मैंने गवर्नमेंट से इवन मिनिस्ट्री लेवल पे, इवन चीफ मिनिस्टर लेवल पे भी डिस्कस किया है ये चीज़। गवर्नमेंट जितना चाहे उतना सपोर्ट करने को रेडी है इंडस्ट्री डेवलपमेंट के। अपने को ये स्टेप आगे लेना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम, जो मेजर प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ कि एक फोर्थ प्रॉब्लम क्या है। आज जो थर्ड या सेकंड या थर्ड जनरेशन है वो क्वालिफिकेशंस करने के लिए या तो फॉरेन चली गई है, या वो इंडिया के एजुकेशंस में थोड़ा बिलीव कम करते हैं, तो या फिर वो बॉम्बे में या बड़ी सिटीज़ में ग्रेजुएशन करके थोड़ा एक मॉडर्नाइजेशन सिचुएशन में आए हैं, तो उनको वहाँ जाने में थोड़ा महसूस अलग होता है। क्योंकि आज राजस्थान जाते हैं तो राजस्थान में आज स्पेशली अभी भी जाएंगे, स्पेशली अपन शेखावटी की बात करें, बीकानेर शहर की बात करें, तो वहाँ पे माहौल एक पुराना लेवल जैसा माहौल है। तो यदि राजस्थान में अपन जाएं उस माहौल को चेंज करें पहले, तो ये जो नए बच्चे हैं ये भी वहाँ जाकर बिजनेस सेट करने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। अब मैं बोलता हूँ कि मैंने क्यों सोचा कि बाकी इंडस्ट्री में हो सकता है कि इंडस्ट्री इन्वायरमेंट चेंज करना पड़े, माइंडसेट चेंज करना पड़े, आदमियों को करना पड़े, बट ये जो रिटेल सेक्टर है इसमें 100% इमीडिएट अपन ये माहौल चेंज कर सकेंगे। और ये इसमें कोई ज़्यादा तकलीफ है नहीं। गाँवों वालों को भी रिटेल सेक्टर क्या है, किराना स्टोर क्या है, तो ये समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैंने ये स्टेप लिया ताकि ये दूसरे मेरे को फॉलो कर सकें। लेकिन जो राजस्थान की जो कल्चरल जो आपने बात कही कि भाई वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रतिभाएं जिनको हम कहते हैं वो लोग उन्हें बाहर जाए फिर वापस राजस्थान के अंदर, कुछ लोग हैं जो अभी पढ़े लिखे आपकी तरह वो ऑर्गेनिक खेती के ऊपर काफ़ी रिसर्च करें राजस्थान के अंदर, जिसमें हम काफ़ी लोग आगे बढ़े हैं। लेकिन क्या आपको लगता है जो खेती का जो मिजाज है वो जो वातावरण के या क्लाइमेट के हिसाब से चेंज हुआ है, तो आपको भी लगता है कि नहीं अब आने वाले समय में खेती का भी एक बहुत बड़ा स्कोप मार्केट में आने वाला है? ये देखो ऐसा है, ये पहले भी था, आज तो और ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। क्योंकि जितने भी अपन डेवलपमेंट आते हैं तो उनमें अपन न्यू टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं, उसमें अपन प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, इवन पंजाब है, हरियाणा है, ये हमेशा मतलब खेती के लिए माना गया है। राजस्थान के अंदर खेती करके अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं। अपने पुराने पूर्वजों ने तो हमेशा बोला था सबसे उत्तम जो काम होता था वो खेती होता था। आज भी यदि खेती कोई करना चाहेगा तो आज खेती का बाई प्रोडक्ट कोई भी देखेगा, बाई प्रोडक्ट इतने हैं कि जो इंडस्ट्री में तो उतने बाई प्रोडक्ट ज़िंदगी में नहीं होंगे। खेती के ऑटोमेटिकली भगवान इतना बाई प्रोडक्ट देके रखा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हमारी लाइन में सांगरी है, जो यहाँ पे सांगरी 600 से 700 रुपये किलो बिक रही है सुखाने के बाद। राजस्थान भगवान ने तो सांगरी ये पेड़ों पे दिया है, तो वो ले सकते हैं। केर हैं जिनको आप 800-1000 रुपये 2000 रुपये किलो में बेच सकते हैं बाहर जाके। फोगले हैं, इतनी आइटम है राजस्थान में खेती में, इतनी सब्जी उगा सकते हैं, इतने फ्रूट उगा सकते हैं। तो खेती हमेशा उत्तम रहा है और ये आगे जाके सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस ये करता ही रहेगा। पहले अभी भी कर रहा है और आगे भी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमेशा ही इससे ज़्यादा करता रहेगा। और मैं तो डायरेक्ट खेती से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये बिजनेस तो पूरा मेरा तो परचेज भी डायरेक्टली खेतों से ही है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से तो मैं तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ। आप एक और हमारे लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने एक संदेश दो दिया, खेती बेस्ट है आज की डेट में। और कोरोना काल के बाद में जिस तरह इंडस्ट्रियाँ बंद हुई है या इंडस्ट्रियों में जहाँ घाटा हुआ है, जो हमारे देश की जीडीपी है वो भी लो पे गई है, तो उसमें सपोर्टिंग सिस्टम जो था वो खेती था। तो क्या आप हमारे जो किसान भाई उनको कहना चाहेंगे भाई खेती से बढ़ के कोई इंडस्ट्री नहीं है आज की डेट में? सर ये तो परफेक्ट है, खेती से बढ़ के कोई इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के बिना खेती भी नहीं है। ये भी मैं किसानों को बोलना चाहूँगा कि पहला तो है खेती सबसे उत्तम है, लेकिन खेती कब उत्तम है? जब इंडस्ट्री हो। आप यदि मूंगफली उगाएंगे, मूंगफली से ऑयल नहीं बनेगा, तो खाली मूंगफली उगाने से काम नहीं होगा। तो इंडस्ट्री ज़रूरी है। आज मस्टर्ड उगाएंगे, मस्टर्ड से भी ऑयल बनाना होगा। तो ये चीज़ें अपने को खेती उत्तम है, लेकिन इंडस्ट्री को भी किसान लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री के बिना खेती नहीं है और खेती के बिना तो इंडस्ट्री हो ही नहीं सकता है।
तो खेती उत्तम है, लेकिन साथ साथ में इंडस्ट्री को भी अपने को बढ़ावा देना पड़ेगा। और जब अपन खेती की बात करें तो राजस्थान में भी मैक्सिमम अपने को इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी होगी, ताकि खेती का जो कंजम्पशन है, खेती का आइटम का कंजम्पशन है, वहाँ का वहाँ हो सके। एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है लॉजिस्टिक। यदि एक किसान से माल आता है, पहले वो लोड होता है कार्टेज में, फिर वो मंडी में आता है या डायरेक्ट भी लेता है तो लोडिंग अनलोडिंग ट्रक्स में होता है, उसके बाद में मिल में जाता है, से लोडिंग अनलोडिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर वो वेयर हाउस में जाता है। तो ये यदि एक ही जगह राजस्थान के अंदर सब चीज़ हो सके, वेयर हाउस भी वहाँ हो सके, इंडस्ट्री भी वहाँ सेट हो सके, तो लॉजिस्टिक कम से कम होगा, तो अपना जो कॉस्टिंग है वो भी ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि भाई जो आपने एनवायरनमेंट की बात की राजस्थान के, तो राजस्थान की जो युवा है या जो लोग सोचने वाले हैं वो यही सोचते हैं भाई पढ़ लिख लिए ग्रेजुएशन के लिए या बीएड के लिए एक सरकारी नौकरी मिल जाए, वो एक तमका हो गया, आजीवन नौकरी होगी आपके। तो वो एनवायरनमेंट में चेंज कैसे लाएंगे? क्योंकि राजस्थान में जो वहाँ पे रहने वाले हैं उनका सोच यही है भाई एक नौकरी तक सीमित है। उस सोच में बदलाव लाने की कैसे आपको लगता है ज़रूरत पड़ेगी? सर, उस सोच के लिए सबसे बड़ा तो नेगेटिव पॉइंट है, जो मैं सरकार को भी बोलता हूँ, मैं बाकी मेरे स्पीच में भी रहता है। एक तो ये दो जो सिस्टम्स हैं कि एक फ्री डिस्ट्रीब्यूशंस गवर्नमेंट की तरफ से और एक आरक्षण, इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम दूर करना चाहिए। जैसे मोदी जी जब भी स्टार्टिंग में आए थे तो उनका एक ही कहना था, जो उनका सपना था, आई थिंक वो अचीव भी करके जाएंगे शायद, कि हम हर सक्षम को हम फ्री नहीं देंगे, लेकिन हर आदमी को सक्षम बनाएंगे कि वो खुद परचेज करके वो कंजम्पशन कर सके। तो ये एक दो चीज़ उसमें बदलाव लाना होगा। तीसरी चीज़ है कि आपने बोला कि अपन ये नौकरी से हट के क्यों करें, तो एक चीज़ जो न्यू जनरेशन हो या ओल्ड जनरेशन हो, इनके दिमाग में एक फियर है कि प्राइवेट नौकरी होगा या बिजनेस होगा या खेती होगा, ये सदाबहार नहीं है। नौकरी में उसको जितना मिलेगा वो मिलता रहेगा, लेकिन मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि नौकरी कब आपकी अच्छी पक्की है, जब वो धंधा चलेगा। यदि मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा नहीं चलेगा तो मैं जो नौकरी हैं उनमें से या तो उनको निकालूंगा या उनकी पगार कम करूँगा। मैं कोई, मेरे पास में टंकसाल तो है नहीं, आरबीआई का नोट तो है नहीं कि छाप लूँगा। तो वो उनको अपने को ज़्यादा से ज़्यादा, स्पेशली आप लोग सबसे ज़्यादा ये चीज़ को माहौल को कर सकते हैं, उनको मैसेज पहुंचा सकते हैं कि नौकरी से बेटर बिजनेस है, खेती है, और वो भी सदाबहार है। और इवन नौकरी भी सदाबहार नहीं है, ये कोरोना काल में लोगों ने देखा भी होगा, नौकरी सदाबहार नहीं है, इवन खेती और बिजनेस हमेशा सदाबहार है। ये अपन मैसेज उनको पहुंचाना है और उनको एक्सेप्ट करवाना है कि ये जो खेती और बिजनेस ज़्यादा सेफ्टी क्यों है। देखिए, एक भी हम बात करें आरमार्ट की, तो आरमार्ट की जो आपकी पॉलिसियाँ हैं, अगर मैं एक जानना चाहूँ आपसे, भाई हमारे दर्शक भी जानना चाहे, भाई कोई गांव में बैठा हुआ एक छोटा सा व्यक्ति वो कैसे आरमार्ट तक पहुंच सकता है और कैसे उसको उसकी फ्रेंचाइजी या उसका जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल सकता है? सर, हमारे ऐसे आरमार्ट में मैंने बोला ये कंपनी है B2B कमोडिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। इसके अंदर ये जो आपने बताया कि दुकानदार के लिए है, तो ये हमारा एक मॉडल है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, जो दुकानदारों को सप्लाई करते हैं। हमारे ई कॉमर्स साइट है r-mart.co.in, हमारा ऐप है, B2B का ऐप है और B2C का भी ऐप है। आरमार्ट का ऐप है और B2B का ऐप है। वो ऐप पे जाएं या हमारे फ़ोन करें या हमारी जो ईमेल आईडी दी हुई है जो अपना ई कॉमर्स साइट पे कर सकते हैं। या यदि किसी को भी आपके थ्रू कोई मैसेज पहुंचाना हो, मैं डायरेक्ट नंबर दे दूंगा, मेरे पे कॉल करें, मैं रेस्पेक्टिव टीम को बोल दूंगा, वो लोग उनसे कांटेक्ट करेंगे और मैं 100% है उनकी वही दुकान पे बेस्ट से बेस्ट माल और चिपेस्ट से चिपेस्ट माल उनको पहुंचा दूंगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट की एक बात करें भाई, गाँव के अंदर कम इन्वेस्टमेंट वाले लोग होते हैं या कोई डेली दिहाड़ी वाले लोग होते हैं, उनको कितने इन्वेस्टमेंट तक आरमार्ट मिल सकता है? या दूसरा जो दुकानदारी नहीं करे तो कैसे वो, आप जैसे बता रहे थे, टैक्सी में काम कर सकता है या बड़े शहर के लिए भी वो क्या कर सकता है? अब इसमें देखो, एक है जो गांव हमारा इसके अंदर कंसेप्ट है, हमारा आर मोबाइल करके एक नया कंसेप्ट हम लेके आए हैं। वो हमारा B2B का क्या है, हमारा एक टेम्पो रहता है जिसके अंदर पूरा माल भरा रहता है, वो पूरा रैक वगैरह लगा रहता है। वो गांव टू गांव जाके
और रिटेल में माल सेल करके आ सकते हैं। तो जिनको गांव के अंदर बैठ के मतलब अच्छे खुद का बिजनेस करना हो या सर्विस भी करना हो हमारे साथ, तो वो टेम्पो खुद का भी ले सकते हैं और हमारे कंपनी का भी टेम्पो यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे से माल लेवें और 4-5 गांव जितना कवर कर सके माल बेच के आ जाएं शाम को, और शाम को आने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जितना माल बिक गया वो दूसरा माल लोड करके दूसरे 4-5 गाँव में जाएं। ऐसे हर गांव में 15 दिन में एक बार वो जाएंगे, तो गांव वालों को अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलेंगी, सस्ती मिलेंगी, तो वो गांव वाले उनसे लेंगे। और 15 दिन में एक दिन एक गांव में जाता है तो बाकी दुकान वालों को भी इफेक्ट नहीं होगा, ताकि उनको भी उनका भी रोजी रोटी नहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने एक गांव में कंसेप्ट किया कि एक गांव में वो 15 दिन में एक बार ही जाएगा। तो ये जो गांव के जितने भी नौजवान हैं जो वहाँ बैठे हैं और वहाँ बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं, तो ये मतलब 10 से 12 हज़ार रुपये आराम से वहाँ बैठ के वो ये चीज़ से कर सकते हैं। और रही बात आपकी दुकानदार का, तो दुकानदार की मैं बता सकता हूँ, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, आज के टाइम पे एक किराना की दुकान करता है, वो यदि किराने की दुकान में उसको छोटा फर्नीचर्स हैं, माल है, 4-5 लाख रुपए तक का आराम से खर्चा होता है। तो हमने एक बेयर मिनिमम डिपॉजिट रखा है विदाउट एनी फ्रेंचाइजी फीस। वो हमने एक 5 लाख रुपए डिपॉजिट रखा है, वो डिपॉजिट कंपनी को देवे और उसके बाद में उस दुकान में जितना फर्नीचर बनाना है, जितना माल लगना है, हम सप्लाई करेंगे। वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग उस एक अकाउंट दिया जाएगा, उसमें वो डिपॉजिट कर देवे वहाँ पे, तो उनका सेल का पैसा भी हमारा आता जाता रहेगा, उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो 5 लाख रुपए भी रिफंडेबल डिपॉजिट है, 1 रुपये भी उसका खर्चा नहीं है। तो आज के अब उसमें फ़ायदा क्या है, हम पूरा पैक्ड माल देंगे, तो एक तो पैकिंग माल रहता है तो ख़राब जल्दी नहीं होता है, उसको तोलने की तकलीफ नहीं होगी, तो उसको एडिशनल एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस यदि दुकान का पूरा फर्निशिंग और लाइटिंग और बोर्ड वगैरह बराबर रहेगा तो एक्सेसिबल अच्छा रहेगा, तो उसकी जो सेल है वो मैक्सिमम और बढ़ जाएगी। तीसरी चीज़ है कि हम हर चीज़ डिस्काउंट पे दे रहे हैं। हमारा मिनिमम कंसेप्ट है B2B का कि मिनिमम 5% डिस्काउंट देंगे, उसके अलावा डिस्काउंट है 5 से लेके 50% तक डिस्काउंट है हमारा। तो यदि ये डिस्काउंट वो दुकानदार वहाँ गांव में देगा, जो हमारे से उतना चीप हम देंगे उसको, तो वो डिस्काउंट देगा, तो नेचुरली उसकी सेल अदर दुकानों से ज़्यादा हो जाएगी, कम से कम 1.5 गुना 2 गुना तो 100% हो जाएगी। तो उनका अर्निंग अच्छा बढ़ेगा और गांव वालों को क्वालिटी मिलेगा और अच्छी प्राइस डिस्काउंट में प्राइस मिलेगा, जो अभी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन डेवलपमेंट के स्तर पर हम लोग बात करें भाई, जो अभी सोशल मीडिया है या ई-कॉमर्स युग पूरा आ गया है, उसमें सबसे चीज़ें लगी है, लोगों को भाई सस्ता ढूंढते रहते हैं वो दिन भर, कहाँ सस्ता है, कहाँ सस्ता है, कहाँ सस्ता है। उस सस्ते में कहीं वो लूट भी जाते हैं कि भाई ठगी हो इसलिए हो जाती है, भाई वो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं जो चीज़ होती है। तो कहीं आपको लगता है आपके पास सस्ते के चक्कर में कहीं वो क्वालिटी के चक्कर में लूट तो नहीं जाएंगे? नहीं सर, ऐसा है, मैं बाकियों को कंपेयर नहीं करूँगा, बट मैं मेरी कंपनी की रिकॉर्ड कर मैं आपको हमेशा उनको कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ कि क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ कभी नहीं होगा, चाहे कि हम सस्ता देवें ना देवें। और दूसरी बात है, सस्ते में मैंने आपको क्या बोला कि मैं कोई 100 रुपये की चीज़ 5 रुपये में नहीं देने वाला हूँ, लेकिन 5-7% भी एडिशनल मैंने यदि सस्ता दे दिया, और वो सस्ता मैं कहाँ से कर रहा हूँ, लॉजिस्टिक से कर रहा हूँ, खुद के मैन्युफैक्चरिंग से कर रहा हूँ, और हमारे खर्चे बड़ी कंपनियों से कम हैं। आज यदि अमेजन की बात करोगे, रिलायंस की बात करोगे, आप यदि बिग बाज़ार की बात करोगे, दमानी की बात करोगे, वो यदि एम्प्लॉय रखेगा, जो स्टोर मैनेजर रखेगा, वो 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये पगार वाला रखेगा, उनके जो खर्चे होंगे वो खर्चे हमारे से डबल या ट्रिपल होंगे हर एक चीज़ में, क्योंकि वो बड़ी कंपनीज हैं, उनके अपनी स्टेटस के हिसाब से खर्चे करते हैं। तीसरी चीज़ है, मेरा कंसेप्ट है, मैं आज भी है आगे भी बता दे सकता हूँ, कितना बड़ा भी एक B2B बने, हमारा एम्बेसडर है, हमारी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो हमेशा किसान रहेंगे। एक भी बॉलीवुड स्टार नहीं आएगा, उनको करोड़ों रुपए हम नहीं देंगे। टीवी पे ऐड देने, छोटी सी ऐड देने के लिए वो जो लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, हम आपके राजस्थान टीवी जैसे जो हैं, जो बेयर मिनिमम खर्चे में हमारा ऐड करेंगे, वहाँ हम करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक मैक्सिमम जो पहुँचा सकें। तो हमारा एडवर्टाइजमेंट में कम खर्चा होगा, हमारा जो कॉस्टिंग में हम कम से कम करके ये जो 5-7% हम बचा रहे हैं, वो ही 5-7% हम पास ऑन कर रहे हैं। इसलिए हमेशा ये बी एश्योर कि B2B में कभी भी क्वालिटी कंप्रोमाइज कभी नहीं होगा। इसके अलावा क्या
अगर हम अभी आर मार्ट की या B2B की बात करें तो आप राजस्थान में कहाँ अभी शुरुआत करें और कहाँ पे आपने शुरुआत कर दी है? सर हमने अभी शुरुआत चालू किया है वो है फतेहपुर शेखावटी से, जहाँ हमारा वेयर हाउस आ रहा है, खुद का वेयर हाउस आ रहा है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ रही हैं, चाहे ऑयल मिल हो, दाल मिल हो, फ्लोर मिल हो, मसाला मिल हो, खुद की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे आ रही है हमारी, और वहाँ पे हमारा वेयर हाउस है और वहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट स्टोर भी है। उसके बाद में हम जो सेकेंड स्टेज जा रहे हैं, चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, पिलानी है, सूरजगढ़ है, सुजानगढ़ है, ये एरियाज़ में हम अभी तक एस्टेब्लिशमेंट चालू कर दिया है। इसके बाद हम जो यहाँ हरियाणा में जा रहे हैं, यूपी में जा रहे हैं, बट अभी आपके पास हम राजस्थान की बात करेंगे तो ये पूरा शेखावटी एरिया है, और शेखावटी के अलावा हमने नागौर चालू किया है, और पूरा ये एरिया को पूरा कवर कर दिया हमने। और उसके बाद में हमारे पास मेरे फ्रेंचाइजी के लिए भी हमारे पास कॉल आ रहे हैं, और हमारे खुद के भी हम ट्राई कर रहे हैं। जैसे जोधपुर हम जाके आए, जोधपुर हम ट्राई कर रहे हैं, तो ये जोधपुर साइड का एरियाज होगा, जोधपुर है, भीलवाड़ा है, इस साइड में भी हम ट्राई कर रहे हैं। बट अभी तक जो हमने आया है पूरा शेखावटी और नागौर ये हमने कवर किया है पूरा डिस्ट्रिक्ट्स। अब इनमें हमने क्या किया है कि एक वेयर हाउस हम कर रहे हैं, उसमें 60 किलोमीटर्स के रेडियस में जितना भी होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें लॉजिस्टिक सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो 60 किलोमीटर्स के अंदर यदि मेरा वेयर हाउस होगा तो मेरे को लॉजिस्टिक कॉस्ट में कोई इश्यू नहीं आएगा। ताकि अब जैसे आपने बताया कि कॉस्टिंग उन पे नहीं बढ़नी चाहिए, कॉस्ट ज़्यादा होगी तो या तो मैं क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करूँगा या फिर रेट ज़्यादा करूँगा, तो ये दोनों ही चीज़ मेरे को करना नहीं है। तो हमने हर एरियाज़ में जहाँ जहाँ हमारे पास अपॉर्चुनिटी आएगी, हम 60 किलोमीटर्स के रेडियस में वेयर हाउस करेंगे, वहीं पे हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करेंगे, वहीं अपन पैकिंग यूनिट करेंगे। अब आपको बता देता हूँ कि हमारे में दूसरे में क्या डिफरेंसेस हैं। हमारे खुद के ब्रांड भी हैं। हमारा जैसे नमकीन, पापड़, भुजिया, ये जितने भी फरसान आइटम हैं उसमें सुखीराम प्रोडक्ट ब्रांड है हमारा, वो ब्रांड में है। जितने भी एग्रीकल्चर विटामिन्स हों, चाहे वो मूसली हो, चाहे ओट्स हों, जितने भी एग्रीकल्चर विटामिन्स हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स हों, उसके लिए हमारे पास एग्रोविया है, इंक्लूडिंग ऑयल भी उसमें है। हमारा आर कैफ़े करके ब्रांड है, जैसे नेस्ट कैफ़े है उसे आर कैफ़े करके हमारा खुद का ब्रांड है, जहां हम नेस्ट कैफ़े से 50% में नेस्ट कैफ़े वाली क्वालिटी दे रहे हैं। उसके बाद में हमारा तकी ब्रांड है, जिसके अंदर हमारा पूरा प्रोसेस फूड्स हैं, ऑल डिटर्जेंट्स हैं। उसके बाद में हमारे पास में एक आरमार्ट एक्जोटिक करके एक ब्रांड है, वहाँ पे हर स्टेट का, हर एरियाज़ का स्पेशलिटी हम लेके आ रहे हैं। जैसे राजस्थान का देखोगे तो राजस्थान के कैर सांगरी हैं, राजस्थान के फोगला है, राजस्थान के बहुत से आइटम हैं, वहाँ पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम उसमें पापड़ है, नमकीन है, हम इसमें डबल साइडेड बेनिफिट भी दे रहे हैं। हम एक तो चीज़ है, हम राजस्थानी को यहाँ सप्लाई करेंगे, जैसे अपने मेरे दुकान वालों को माल देंगे। अब दूसरा साइड पे देखना हमारा क्या बेटरमेंट है कि हम क्यों डिफरेंट हैं और लोग हमारे से क्यों फ़ायदा होगा, लोगों से हमारा क्यों फ़ायदा होगा। हर गांव में जो लेडीज़ हों, जो आज पहले भी शादी के टाइम पे मंगोड़ी है, पापड़ है, कैर है, सांगरी है, ये कटक फोकला है, अपने कितने राजस्थानी आइटम्स हैं जो वो लोग इकट्ठा करते थे। तो हम ये हमारे ब्रांडों में हम कंसेप्ट क्या कर रहे हैं, हम गांव-गांव में जितनी भी लेडीज़ होंगी, जितने भी जो बुजुर्ग आदमी है, लेडीज़ है जो बना सकते हैं, उनसे अपन पापड़ है, मंगोड़ी है, कैर है, सांगरी है, अपने जो जितने भी आइटम राजस्थान की होंगी वो हम राजस्थान के आइटम्स इंक्लूडिंग मेट है जिसको बोलते हैं, जो अपन साबुन, बहुत अच्छी साबुन है वो एक्चुअली, जो मतलब सबसे कॉस्टली बिकती है बॉम्बे में, या अपन दुबई वगैरह में हमारा जब इंटरनेशनल मार्केट चालू हो रहा है तो वहाँ सबसे कॉस्टली बिकती है। तो वो चीज़ें हम उनसे खरीदेंगे। वो आज उनको हमने माल दे दिया कि पापड़ के लिए सारे आइटम दे दिया, तो वो पापड़ बना के लेडीज़ें दे सकती हैं हमारे को, तो उनको वहाँ बैठ के इनकम हो सकती है। हमारा जो टेम्पो होंगे वो टेम्पो ही वहाँ से जाके माल लेके आ जाएंगे, तो उनको घर बैठे अर्निंग चालू हो जाएगी और हमारे को एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो हम बॉम्बे में या बाकी सिटीज़ में सेल कर सकेंगे, और उसमें थोड़ा अर्निंग हम भी कर सकेंगे, और राजस्थान के अंदर जितने भी युवा हैं या लेडीज़ हैं उनको इसकी मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। कहते हैं ई कॉमर्स बाज़ार काफ़ी पहले शुरू हो गया था, आपने अभी शुरुआत की है, कहीं आपको लगता नहीं काफ़ी लेट चल रही है, काफ़ी देरी हो गई? सर ई कॉमर्स जो पहले चालू हुआ था, जो आप बता रहे हो कि बहुत पहले हो गया है,
बट ऐसा नहीं है कि कोई भी अभी आपको आप बोलोगे ई कॉमर्स चालू हो गया तो सॉफ्टवेयर, जब ये कंप्यूटर तो आज के 40 साल पहले चालू हो गया, तो ये कंप्यूटर में अब नया आदमी को चालू करेगा तो वो सक्सेस नहीं हुआ, ऐसी नहीं है। दूसरी चीज़ है ई कॉमर्स, ये प्रोडक्ट में स्पेशली जो मैंने टाउन चुने, जितने मैंने टाउन विलेजेस चुने, उसमें ई कॉमर्स अभी नया है। तो मेरा मैक्सिमम और मेरा एरिया यही है, तो मेरे को, मैं लेट नहीं हूँ, मैं सबसे आगे हूँ। लेकिन एक कल्चरल बात करें, जैसे आपने राजस्थान की जो साग सब्जी है या उनकी बातें की, खाने पीने की बातें की, तो कल्चरल जो राजस्थानी है, कई बार लोग कहते हैं कल्चरल से जुड़े होते तो वो चीज़ें ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं खरीदने के लिए कि ये कल्चरल चीज़ें हैं हमारी, तो उसके लिए आप क्या राजस्थानी पोशाकें वगैरह है, राजस्थानी चीज़ें हैं, वो भी आप ला रहे हैं बाज़ार के अंदर? हाँ, हमारा पूरा देखो, हमारा जो खुद के, हाँ, हमारे जो जितने खुद के मतलब स्टोर्स हैं, वो हम 5 से 7 हज़ार स्क्वायर फीट के मिनिमम एरिया होता है, वो वहाँ खोल रहे हैं हम। वहाँ हम पूरा गारमेंट सेक्शंस हैं, वो उसमें सारे के सारे राजस्थान के जितनी भी पोशाकें होंगी, चाहे वो पगड़ी हो, चाहे वो पुराने पोशाकें हों, चाहे धोती हो या मोजड़ी हो, वो सारी आइटम हमारे स्टोर में, हर स्टोर में मिलेंगी। दूसरी चीज़ मैंने बताया कि राजस्थान के हमारा आरमाटा एक्जोटिक जो है, उसमें राजस्थानी एक अलग से हमारा पूरा काउंटर रहता है, राजस्थानी काउंटर करके, उसमें हर एक खाने की आइटम राजस्थान की जितनी भी होंगी, इंक्लूडिंग स्वीट जो राजस्थान की होंगी, सारी अवेलेबल वहाँ मिलेंगी। ये चाहे राजस्थान में हो, चाहे वो यूपी में बने या बॉम्बे में बने, महाराष्ट्र में बने, चाहे इवन हमारा इंटरनेशनल जो चालू है, जैसे मैं टोक्यो एक हमने बात करके आया हूँ मैं, तो टोक्यो में भी अपना आरमार्ट आ रहा है, तो इवन राजस्थान के जितने भी आइटम्स होंगे टोक्यो में भी मिलेंगे आपको। अगर हम बात करें खाने पीने का आइटम भी आपने कहा वहाँ पे शुरू होगा, लेकिन एक चीज़ और जानने की कोशिश हम लोग आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजस्थानी लोग हैं जो विरासत में, जिनके बिजनेस बोलते हैं हम लोग, खून में बिजनेस है उनके, तो डेवलपमेंट की दृष्टि और रोजगार की दृष्टि से जो आरमार्ट है वो राजस्थान में कितना बदलाव ला सकता है आपकी सोच के साथ? सर, मेरा सोच जो है, मैंने अभी कंट्री एज ए लार्ज बता रहा हूँ, स्पेशली राजस्थान में यदि सब किराना वाले और जितने भी कंज्यूमर्स हैं सपोर्ट करें, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कम राजस्थान में जो 15 लाख किराना वाले हैं, उनको 1 लाख किराना स्टोर को मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, वहाँ तक मैं पूरी आइटम पहुँचा सकता हूँ। अब एक आदमी यदि 1 लाख किराना स्टोर यदि नया चालू होता है या पुराने भी होते हैं, तो एक जगह 5 आदमी की बात बोलोगे तो नौकरी कितनी होती है? 5 लाख, जो गवर्नमेंट आपको 5 साल में प्रोमिस करती है। इसके अलावा मैंने जैसे बताया आर मोबाइल करके मेरा जो कंसेप्ट है, जिनमें टेम्पो जाने हैं, गांव-गांव में टेम्पो जाने हैं, उसमें मैं कम हज़ारों में मैं सर्विस दे सकते हैं। हमारे जितने जितने स्टोर आ रहे हैं, एक स्टोर में हमें 25 से 30 आदमी की ज़रूरत होती है। राजस्थान में मैं टायर 1 टायर 2 में जो चालू कर रहा हूँ, वो टायर 1 टायर 2 के स्टोर भी कैलकुलेट करोगे तो राजस्थान में 4 से 5 हज़ार स्टोर हो सकते हैं। तो मतलब नौकरी के हिसाब से, बिजनेस के अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हम एम्पल अपॉर्चुनिटी उनको दे सकते हैं, बशर्ते वो लोग हमारे पे बिलीव करें, हमारा साथ देवें। उनको जो भी कोई प्रॉब्लम्स हों बताएं हमारे को, या उनके दिमाग में कुछ भी हमारे प्रति नेगेटिव भी हों बताएं, उनका मैं पूरा मतलब एक्सप्लेनेशन देके उनके साथ चलूँगा मैं। अब जब हम युवाओं की बात की, आपने रोजगार की बात की, रोजगार भी आप दे रहे हैं, डेवलपमेंट भी वहाँ पे हो रहा है, 2 छोटे दुकानदारों तक भी आप अपनी पकड़ बना रहे हैं, तो हमारे युवा जो, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि राजस्थानी लोग जो होते हैं वो काफ़ी कहते हैं भाई एक मस्त मोहल्ले टाइप के होते हैं वहाँ पे रहने वाले, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? मेरा मैसेज ये है, अपनी कल्चर में 8 घंटे, चाहे वो दिमाग से करें या हाथ से करें, परिश्रम करें। एक मैसेज है, उस 8 घंटे को कभी बर्बाद ना करें। वो बातों में या कहीं भी पॉलिटिकल बातें या गाँव में ताशपत्ती खेलना या टाइम पास करना जो काम नहीं है, वो 8 घंटे कहीं पे भी काम करें, चाहे वो यदि फिजिकल काम कर सकते हैं फिजिकल करें, मेंटल करना हो तो मेंटल करें, बट वो 8 घंटे यूटिलाइजेशन बराबर करना, क्योंकि राजस्थानी आदमियों में हाथों में और ब्रेन में दोनों में ताकत है और वो अच्छा कंट्री को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो ये एक मैसेज है उनके लिए, और यदि वो चीज़ उन्होंने अपना ली तो मेरे को लगता नहीं है कि राजस्थान को बॉम्बे से बड़ा बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी।
जी हाँ, राजस्थान को बॉम्बे से बड़ा बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आप युवा को चाहिए कि सही समय में अपना एक सही समय का एक यूटिलाइज सही जगह पे करे, और आप सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है रोजगार के क्षेत्र के अंदर भी। जो हम हर जगह कह रहे हैं बेरोजगारी बेरोजगारी, कोरोना के बाद में जिस तरह से माहौल जो बना है बेरोजगारी का, उसमें भी एक परिवर्तन आने वाला है आर मार्ट के द्वारा, और लोगों को रोजगार मिलने वाला है। छोटे छोटे दुकानदारों को एक बड़े ब्रांड के साथ जुड़ने का जो अवसर राजस्थान के लिए मिला है वो काफ़ी एक चेंज हुआ। क्योंकि हम अब तक देख रहे थे बिग बाजार कोई फ्रांचाइजी ले नहीं सकता था, डी मार्ट का फ्रांचाइजी करोड़ों में अरबों में बिकता था। तो हर एक छोटा दुकानदार जो छोटे लेवल पर बड़े ब्रांड से नहीं जुड़ सकता था, वो आज छोटा दुकानदार भी बड़े ब्रांड से जुड़कर अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकता है और आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम जी आपका कि आपने कीमती समय दिया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, और मैं पूरी राजस्थान की जनता को प्रणाम करता हूं, और मेरा मैसेज आप लोगों ने वहां तक पहुंचाया, उसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद सर।